ओके, देखिए बेटा, अगर आज का टॉपिक की बात करें तो आज के टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल लिस्टिंग। और आपको सब्जेक्ट तो पता ही है, सब्जेक्ट तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, CS प्रोफेशनल, ग्रुप 3 और पार्ट बी का सेकेंड चैप्टर ये है। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस अब कंप्लीट होने वाला है। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। बहुत जल्दी हम इस पूरी के पूरे सब्जेक्ट को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। इंटरनेशनल लिस्टिंग की अगर हम बात करें, बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लिस्टिंग की, तो इंटरनेशनल लिस्टिंग से आप क्या समझते हो? अच्छा, इससे पहले हमने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की बात करी कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कैसे होती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिस्टिंग। आप सभी जानते हो कि आज का जो युग है, आज का जो टाइम है, आज का जो समय है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। यू नो वेरी वेल, ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि अब हम जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरीके से है। अब हमारा बिजनेस, अब हमारा व्यापार सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। अब व्यापार, अब बिजनेस इंडिया के बाहर भी जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो पहले क्या था कि सिर्फ हम इंडिया में ही अपनी लिस्टिंग कराते थे, अपने शेयर्स की ट्रेडिंग कराते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी लिस्टिंग इंटरनेशनली करा रहे हैं। मैम, इंटरनेशनल लिस्टिंग का मतलब आप क्या समझते हो? अगर मैं अपनी कंट्री के हिसाब से बात करूं, मैं इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इंटरनेशनल लिस्टिंग का मतलब होता है कि जिस कंट्री में कंपनी सिचुएटेड है, इसके अलावा किसी अदर कंट्री में कंपनी अपनी लिस्टिंग कराए। मैम, एक बार दोबारा से फिर से बता सकते हो इंटरनेशनल लिस्टिंग? बिल्कुल बता सकती हूं। जिस भी कंट्री में आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का बेस है, आपकी कंपनी सिचुएटेड है, इसके अलावा किसी अदर कंट्री में जाके अगर अपने शेयर्स की लिस्टिंग कराते हैं तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग। अब इंडिया के हिसाब से अगर हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, हम लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, हम सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, हम नेस्डेक पे जाते हैं, इट मींस वो अदर कंट्री में हम गए, लंदन गए हम या सिंगापुर हम गए, तो हमारी कंट्री, हमारी जो कंपनी है वो कहां पे है? इंडिया में। और हमने लिस्टिंग कहां कराई? अपनी कंट्री के अलावा। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग। मैम, जैसे कि हमारे कोर्स के अंदर इंटरनेशनल लिस्टिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है? पर्पस एकदम साफ है। अगर अब कंपनीज को बहुत रफ्तार से आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, अपनी पहचान बनानी है, इंटरनेशनल ब्रांडिंग करनी है, तो उसको इंडिया के बाहर जाके भी अपनी लिस्टिंग करानी होगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे कितने टॉपिक हैं, इस चैप्टर को हमें किस तरीके से पढ़ना है, इस चैप्टर को हमें कैसे कवर करना है, इस चैप्टर को हमें एग्जाम में कैसे रिवाइज करना है, वो सारी की सारी रणनीति मैं आपके सामने रखूंगी। और आप बड़े ध्यान से समझना। 2 लाइनों से बना ये चैप्टर का नाम इंटरनेशनल लिस्टिंग। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, लिस्टिंग मतलब अपनी कंपनीज के सिक्योरिटीज, अपनी कंपनीज के शेयर्स को अब परमिशन दिलवाना कि हिंदुस्तान के अलावा या उस कंट्री के अलावा, जिस कंट्री में कंपनी है, इसके अलावा भी दूसरी कंट्री में जाके क्या हो सके? ट्रेडिंग हो सके। और ट्रेडिंग तभी होती है जब अदर कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे आप अपनी लिस्टिंग करा लो। उनका अपना एक प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर यहां पे दे रखा है। तो आज में सिर्फ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की कोई बात नहीं होगी। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का हमने पूरा का पूरा डिस्कशन पहले चैप्टर में कर लिया है। अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लिस्टिंग, इट मींस अदर कंट्रीज का। अब हम बात करेंगे सिंगापुर की, अब हम बात करेंगे लंदन की, अब हम बात करेंगे यूएस की। अब हम इंडिया की कोई बात नहीं करेंगे। मैम, आपको क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप इंडिया की कोई बात नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया के नाम से पूरा एक चैप्टर है और ये जो चैप्टर है इसका पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल से है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन, इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? द लॉजिक इज वेरी क्लियर, द पर्पज ऑफ आईसीएसआई इज वेरी क्लियर। क्योंकि वो चाहती है कि जब एक कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में एज ए कंप्लायंस ऑफिसर, किसी कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी, किसी कंपनी में एज ए सीईओ या सीएफओ, तो उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उस कंपनी का इंटरेस्ट है कि वो चाहती है कि अब्रॉड वो अपनी पहचान बनाए,
तो वो किस तरीके से होगी, वहां का क्या प्रोसीजर्स होगा, वहां की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कैसे कैसे हमें लिस्टिंग करानी पड़ेगी, तो उसकी पूरा का पूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आईसीएसआई ने कोशिश करी है कि नेशनल नहीं, अब हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल नॉलेज भी देंगे. That's why this chapter is introduced in this group 3rd. That is the sole purpose of the ICSI. वो नहीं चाहती कि आपकी नॉलेज सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित रहे, वो चाहती है कि आप विश्व के साथ कदम से कदम मिला के चलो और आपके पास हर एक वो नॉलेज हो जो कि जरूरी है, जो कि आज के युग के लिए जरूरी है. क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस अपडेट नहीं होगा और हम अपडेट नहीं होंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे. आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? चलिए, तो इट मींस 2 शब्दों से बना ये इंटरनेशनल लिस्टिंग. इंटरनेशनल मींस अंतरराष्ट्रीय, लिस्टिंग मींस लिस्ट कराना स्टॉक एक्सचेंज पे. तो इस टॉपिक को अगर हम यहां पे टोटल टॉपिक्स देखें, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती आ रही हूं, बारंबार बोलती आ रही हूं कि अगर आपको इतिहास रचना है और एक ही बार में अगर सीएस क्वालिफाई करना है, ओनली एंड ओनली जस्ट टू क्रैम द आईसीएसआई मॉड्यूल विद स्ट्रैटेजी. with strategy, either CS प्रोफेशनल, CS एग्जीक्यूटिव, CS फाउंडेशन और CS EET. लेकिन आज मैं CS के अंतिम छोर, लास्ट लेवल के भी लास्ट ग्रुप पे मैं कहीं ना कहीं आई हूं. और यहां का बच्चा जो होता है वो बहुत मैच्योर, बहुत सिंसियर होता है और उसे पता है जब वो यहां तक पहुंचा है तो किस तरीके से पहुंचा है. देयर इज ओनली वन एंड वन स्ट्रैटेजी, नो नीड टू स्किप अ सिंगल टॉपिक ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल. आईसीएसआई मॉड्यूल त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव, ये हमेशा ध्यान रखना. तो अगर टॉपिक्स की बात करें तो अब मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूं, इस चैप्टर को हमें कैसे क्रैम करना है. इस चैप्टर के लिए मैंने विशेष रूप से स्ट्रैटेजी बनाई है और इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, देखिए डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इसको लास्ट के 15 मिनट्स में द एंटायर चैप्टर इज रिवाइज विद द हेल्प ऑफ द चार्ट. बहुत मेहनत मैंने इस चैप्टर पे करी है और इसके लिए बच्चों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी निकाली है, बिकॉज आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट, कि आप एक सिंगल चार्ट से टॉपिक्स रिवाइज कर सको. दिस इज द स्ट्रैटेजी. दैट इज द सोल पर्पज टू टेक द कोचिंग क्लासेस, अदरवाइज बच्चा घर पे भी पढ़ सकता है. तो देखिए टोटल टॉपिक की अगर हम बात करें, टोटल टॉपिक कितने हैं? इंट्रोडक्शन. टॉपिक नंबर 2 सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड. टॉपिक नंबर 3 लंडन स्टॉक एक्सचेंज. टॉपिक नंबर 4 लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स ऑन द पीएसएम. एंड द टॉपिक, लास्ट टॉपिक इज यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. अब बिना समय गवाए, बिना टाइम गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं बताती हूं हमें किस तरीके से क्रैमिंग करनी है. आर यू गॉट द पॉइंट? जैसे कि मैं पहले से ही कहती आ रही हूं कि एक तरफ हमारा आईसीएसआई के बेस्ड पे जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने बना रखे हैं, उसमें कीवर्ड्स डाल कर रखे हैं, किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने बता रखा है. दूसरी तरफ जो हमारा रामबाण है वो है हमारी क्रैक्स स्ट्रैटेजी. दिस इज द स्ट्रैटेजी जो आपकी नई पार लगाएगी, इंटरनेशनल लिस्टिंग. और इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे और उसकी नोटिंग करते जाएंगे. इंट्रोडक्शन का क्रक्स बनाएंगे, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड का क्रक्स होगा. देन पूरा का पूरा, हाँ जी बच्चों, पूरा का पूरा चार्ट हम लोग यहां ड्रा करेंगे. चार्ट होगा सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड. एक ही चार्ट से हम पूरा चैप्टर क्या कर सके, मतलब पूरा टॉपिक क्या कर सके, रिवाइज कर सके. अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक का पूरा चार्ट होगा हमारे सामने और उसी के साथ साथ लंदन स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट होगा हमारे सामने. उसी के साथ साथ अगर अगले टॉपिक की ओर हम बढ़े तो हमारा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज का हमारे सामने क्रक्स होगा. उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यूएस के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का पूरा क्रक्स होगा. आप ये समझिए मात्र 9 पेज, मात्र एक तरफ है 9 पेज और एक तरफ, दूसरी तरफ अगर आप देखो तो मेरे जो नोट्स हैं वो 17 पेजेस की हैं. एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल वर्ड मैंने नोट्स से डिलीट नहीं किया है, बिकॉज मैं ऐसा मानती हूं कि हमें पढ़ना सब कुछ है. और दूसरी तरफ सिर्फ 8 या 9 पन्नों के अंदर आप अपना पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर सकते हो, रिवाइज. तो देखा जाए तो जस्ट हाफ हो जाता है. दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द स्ट्रैटेजी. मैं बार बार बोल रही हूं, खाली बुक से पढ़ने से आप कभी कभी पास नहीं हो सकते. उसके लिए आपको लिखना जरूरी है, नोट्स बनाने जरूरी है, क्रक्स बनाना जरूरी है, चार्ट बनाना जरूरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. खाली बुक में अंडरलाइन कर लेने से, खाली स्कैनर पढ़ लेने से भैया कभी कामयाबी नहीं मिलती. मैंने भी अगर क्लियर किया है, या इतने सारे बच्चे जो क्लियर करते, देखिए हर कोई बात नहीं मानता और हर कोई बात नहीं मानता तो नुकसान भी रहता है.
और जो बच्चे सिंसियर तरीके से टीचर्स की, अपने मेंटर्स की, अपनी फैकल्टीज की बात सुनते हैं, मानते हैं, गुनते हैं, उनको कामयाबी भी मिलती है। अब बहुत सारे लोग, हर किसी का एक अलग तरीका है, इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूंगी कोई कैसे पढ़ा रहा है, हर किसी का एक अलग लहजा होता है, हर एक पर्सन एक यूनिक पर्सन है, बट हमें वो चीज फॉलो करनी है, हमें वो चीज बच्चों को देनी है जिससे बच्चों का फायदा हो। और बच्चों का फायदा उसमें ये कि हम भी लिखें और बच्चा भी लिखे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बुक से पढ़ना इज एन इम्पॉसिबल टास्क, असंभव है। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब फुल ऑफ एनर्जी हम इस चैप्टर को कर लेते हैं स्टार्ट, बिना समय गवाए। जैसे कि हमने इसमें डिस्कशन किया इंटरनेशनल लिस्टिंग। मैम व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल लिस्टिंग? थोड़ा सा समझते हैं। दैट इज द टॉपिक नंबर 1। अ कंपनी मे चूज टू लिस्ट इट्स शेयर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री अदर देन दैट इन विच द कंपनी इज बेस्ड। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। कंपनी यहां पे चूज कर रही है एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो कि उस कंट्री के अलावा किसी अदर कंट्री में है। फर्म में अडॉप्ट इंटरनेशनल लिस्टिंग। फर्म क्या करती है? अडॉप्ट करती है किस चीज को? इंटरनेशनल लिस्टिंग टू ऑब्टेन एडवांटेज दैट इंक्लूड लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेंडेड ग्लोबल शेयर होल्डर बेस, ग्रेटर लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, प्रेस्टाइज एंड पब्लिसिटी। नाउ इस पैराग्राफ को अगर हम एनालाइज करें इंट्रोडक्शन को, हालांकि बहुत से लोग इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते इंट्रोडक्शन, यार इंट्रोडक्शन कोई टॉपिक है इसको तो पढ़ना ही नहीं, हमें पढ़ना है, एनालाइज करना है। इसमें इन्होंने एक मुद्दा रखा कि इंटरनेशनल लिस्टिंग क्या होती है। उन्होंने कहा कि जब एक कंपनी, जब एक फर्म, जब एक कंपनी ये चाहती है कि मैं अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स की लिस्टिंग कराऊं, तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग। एक मुद्दा यहां पे साफ हो जाता है। दूसरे पॉइंट की उन्होंने बात करी, जब कभी एक फर्म इंटरनेशनल लिस्टिंग की ओर जाती है तो उसको उसके बड़े सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है फंड रेज करने के ऊपर जो आने वाले खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, आपके शेयर होल्डर अब हिंदुस्तान के शेयर होल्डर्स नहीं रहे, आपके इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स हो चुके हैं। ग्रेटर लिक्विडिटी इन द ट्रेडिंग ऑफ शेयर, उससे कंपनी की एक प्रेस्टीज, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पहचान बनती है, और एक पब्लिसिटी होती है। पब्लिसिटी थी कि जो दिखेगा वही तो बिकेगा। अगर मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी, मेरा कहीं नाम नहीं होगा, मेरा कहीं बोर्ड नहीं होगा, मेरी कोई क्लास नहीं होगी, हमारे इंस्टीट्यूट का कोई एडवर्टीजमेंट, जस्ट क्लासेस ही नहीं होंगी, आपको दिखेंगे नहीं, तो आप कैसे समझोगे कि सीएस प्रीति सिंह क्लासेस भी कोई क्लासेस है? तो इट मीन्स प्रेस्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पब्लिसिटी, एक पहचान बनती है, एक इमेज बनती है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अगर हम आगे बढ़े, डिसीजन मेकर्स ऑल्सो नीड टू बी सेटिस्फाइड। द बेनिफिट एक्सीड पॉसिबल कॉस्ट सच एज लिस्टिंग कॉस्ट, एक्सपोजर, लीगल लायबिलिटीज, टैक्सेशन, वेरियस ट्रेडिंग फ्रिक्शन, रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरीफाइंग नेशनल स्टैंडर्ड्स। जब हम इस तरीके की इंटरनेशनल ट्रेडिंग में जाते हैं तो हमें और भी बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उनके वहां के नॉर्म्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बीइंग क्रॉस बॉर्डर लिस्टेड, मोर एंड मोर कंपनीज आर गेटिंग देमसेल्फ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बेस्ड आउटसाइड ऑफ देयर होम कंट्रीज। क्योंकि इंटरनेशनल लिस्टिंग के भरमार भरपूर फायदे हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनी रुक कर रही है इंटरनेशनल लिस्टिंग की ओर। उसके कुछ बेनिफिट्स यहां पे दे रखे हैं, तो पहले हम इंट्रोडक्शन का क्रक्स बना लेते हैं। जब भी कभी एक इंडियन कंपनी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लिस्ट करवाएगी क्या शेयर्स, कहां पे, कहां पर बताइए? कंट्री अदर देन कंपनी इट्स बेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूं। सपोज रिलायंस कंपनी, सपोज
अगर रिलायंस कंपनी लिस्टिंग कराती है अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज की लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर, कुछ शब्द में शॉर्टकट लिखूंगी क्योंकि आप जानते ही हो ये क्रक्स है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर अगर लिस्टिंग कराती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या नाम देंगे? इंटरनेशनल लिस्टिंग। क्या नाम देंगे? इंटरनेशनल लिस्टिंग। आर यू गॉट द पॉइंट? नाउ अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अलावा कहीं अदर स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या करा रखी है, लिस्टिंग करा रखी है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने करा रखी है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने इंटरनेशनल लिस्टिंग करा रखी है। डॉक्टर रेड्डी लैब्स, उन्होंने भी इंटरनेशनल लिस्टिंग करा रखी है। आईसीआईसी बैंक इंटरनेशनल लिस्टिंग है। डब्ल्यूएस होल्डिंग, सेसा, स्टेरलाइट, ऐसी अनेकों कंपनी है जिन्होंने अपनी क्या करा रखी है, इंटरनेशनल लिस्टिंग करा रखी है। इट मीन्स अगर इंडियन कंपनी की हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो किसकी ओर गई है, इंटरनेशनल लिस्टिंग। आईएल मतलब इंटरनेशनल लिस्टिंग। तो जैसे कि मैंने बताया एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ICICI Bank, Sterlite, and there are a lot more companies are there, right? अब मुद्दा उठता है कि मैम अगर इंटरनेशनल लिस्टिंग सपोज कंपनी कराती है तो उसके क्या फायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, कि अगर हम इंटरनेशनल लिस्टिंग की ओर जाएं, प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करें, तो इसके क्या क्या फायदे हैं? तो आप बता सकते हो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कोई बच्चा? एनीबडी एल्स? सबसे पहली बात यह है कि लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है। मैम ये क्या होता है? लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें कि जो आपको फंड रेज करने का जो खर्चा है वो कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा फायदा हमें मिलता है कि हमारा जो शेयर होल्डर बेस है ना, अब हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, अब इंडिया के बाहर भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे। इट मींस एक्सपेंडेड ग्लोबल शेयर होल्डर बेस। एक्सपेंडेड ग्लोबल शेयर होल्डर बेस। और बताइए, ग्रेटर लिक्विडिटी। हाँ जी भाई और बहनों, ग्रेटर लिक्विडिटी। और मैम क्या फायदा है? अरे भैया अच्छी प्रेस्टीज। और मैम और बताइए, पब्लिसिटी। जी हाँ, ये है एक पब्लिसिटी स्टंट। इट मींस पब्लिसिटी मिलती है। ये अनेकों फायदे हमने यहां पे डिस्कस करे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एडवांटेजेस हैं जो हमारे नोट्स में दिए हुए हैं। और मैं मानती हूं कि अभी जैसे टॉपिक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन का क्रक्स, अब मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगी। जितना टॉपिक मैं यहां पे कवर कराऊंगी ना, उसको आपको रिवाइज कराऊंगी। क्लास का मतलब यही होता है, कोचिंग का मतलब यही होता है कि जो पढ़ के आए वो छप जाए दिमाग में, वो दिमाग में छप जाना चाहिए। ये नहीं कि बुक से अंडरलाइन कर रहे हैं, बुक पे ही घसीटा मार रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, अब देखिए इंटरनेशनल लिस्टिंग की अगर इंट्रोडक्शन का क्रक्स कैसे रिवाइज करते हैं। कभी भी अगर सपोज करो इंडियन कंपनी लिस्ट करती है अपने शेयर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया की कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे, उसे बोलता है इंटरनेशनल लिस्टिंग। फॉर एग्जांपल मैम रिलायंस कंपनी है, अगर रिलायंस कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इसका नाम दिया जाएगा इंटरनेशनल लिस्टिंग। क्या हिंदुस्तान की कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इंटरनेशनल लिस्टिंग करा रखी है? जी हाँ, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेरलाइट कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स है, ऐसी अनेकों कंपनी हिंदुस्तान के जिन्होंने इंटरनेशनल लिस्टिंग करा रखी है। मैम अगर इंटरनेशनल लिस्टिंग कराई जाए तो उसके क्या क्या फायदे हैं? भैया सबसे पहली बात, कॉस्ट कम आती है, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपके शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, एक्सपेंडेड ग्लोबल शेयर होल्डर बेस, ग्रेटर लिक्विडिटी, प्रेस्टीज एंड पब्लिसिटी। ये हमारे कुछ फायदे हुए। अब हम देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम बेनिफिट्स, मोर बेनिफिट्स ऑफ सच अ मूव, जैसे कि इंक्रीज्ड मार्केट लिक्विडिटी। दिस इंक्रीज इंटरनेशनल लिस्टिंग। इंटरनेशनल लिस्टिंग
enables companies to trade its shares in numerous time zones, multiple currencies. अब सिर्फ एक करेंसी में आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी, अलग अलग टाइम पे टाइम जोन्स, न्यूमरस टाइम जोन्स मींस अदर कंट्री के टाइमिंग्स तो अलग होते हैं ना, जानते ही होंगे ना, यहां सुबह हो रही है वहां शाम हो रही है, यहां शाम हो रही है वहां सुबह हो रही है। हाँ जी मैम बिल्कुल पता है। ओके, मल्टीपल करेंसीज, अब सिर्फ रुपीज में ट्रेडिंग नहीं होगी, अब आपकी करेंसी भी अलग अलग होंगी, पौंड होगा, सिंगापुर डॉलर्स होंगे, अलग अलग उसमें आपकी करेंसीज में ट्रेडिंग होगी। और इससे क्या फायदा होगा? इशूइंग कंपनी लिक्विडिटी एंड गिव इट्स मोर स्टेबिलिटी टू रेज कैपिटल। नंबर 2 is market segmentation. Segmentation means division. Market segmentation is a practice of dividing a large market into clear segments with similar needs. जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उन्होंने डिवीजन कर रखा है। International listing enables firms to divide foreign investor markets into segments which are easy to assess. Companies seek to list internationally because they are anticipate gaining from a lesser cost of capital. जैसे आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, मेन बोर्ड है ना, उसके बाद कैपिटलिस्ट है, ऐसे करके इनके अलग अलग बोर्ड्स भी हैं जहां पे आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर बेस के अकॉर्डिंग, अपने शेयर होल्डर बेस के अकॉर्डिंग आप लिस्टिंग करा सकते हो। दिस अराइज बिकॉज ऑफ स्टॉक बिकम्स मोर अवेलेबल टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर एक्सेस टू स्टॉक अदरवाइज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, कैपिटल नीड्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। रेज कैपिटल कंटिन्यू टू ग्रो बियॉन्ड देयर होम मार्केट। आप ये बताइए, अगर आपकी इंटरनेशनल लिस्टिंग है तो फिर अब आप हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप अदर कंट्री से भी इजीली फंड रेज कर सकते हो, क्योंकि वहां के लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। कल को आप कोई नया इशू लेके आते हो तो वहां के लोगों को आपके बारे में पता है, वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी कंपनी का नाम सुना है, और सुना है तो वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करेंगे, और इससे बड़ी आसानी से आप अपनी कंपनी के लिए कैपिटल बेस रेज कर सकते हो। जैसे अगर इंडिया के हिसाब से बोलो, ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या हम बोल सकते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हालांकि डिपॉजिटरी रिसिप्ट को मुझे बहुत डिटेल में बताने का आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। वाइडर शेयर होल्डर बेस, रिपीटेड पॉइंट है। ऑब्वियसली द शेयर होल्डर बेस इज एक्सपेंडेड, क्योंकि अब सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लिस्टिंग पढ़ा रही हूँ, किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। जैसे यूएस वाले सिंगापुर में अगर लिस्टिंग कराती है तो उनके लिए भी वो इंटरनेशनल लिस्टिंग है। तो नेक्स्ट वन इज वाइडर शेयर होल्डर बेस। बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। क्यों होगी बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन? द रीजन, द लॉजिक इज वेरी क्लियर। अब सिर्फ आपको, आप अभी तक आपकी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही थी, लिस्टिंग हो रही थी, तो आप इंडियन एक्ट्स फॉलो कर रहे थे, बट राइट नाउ अब आपका इंटरनेशनल लिस्टिंग है। द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आर मोर स्ट्रिंजेंट एंड पेनल्टीज आर हैवी। तो अब आपको क्या करना होगा कि जब आप companies need to comply with the provision of all regulatory aspects of the listing of those countries where sought to be listed, investor will therefore find themselves more protected and comfortable to invest these companies. इट मीन्स जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है ना, वो सारे फुलफिल करने के बाद ही लिस्टिंग मिलती है, तो वहां का जो इन्वेस्टर है उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज के नॉर्म्स हैं, जो वहां की जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेबी, ऐसे हर कंट्री में अपनी अपनी होती है, वो कहीं ना कहीं उनके अपने नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं। दैट रेगुलेशन आर टू बी कंपाइल्ड बाय द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड टू लिस्ट देयर शेयर्स इंटरनेशनली। इट मीन्स जो वहां के इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन आएगा। सिक्योर क्लियरिंग। A stock exchange provide a reliable and secure clearing mechanism. Listing on foreign stock exchange is possible only after creating robust and advanced clearing system. These are the some benefits. Other benefits है कि आपकी brand awareness होगी, increased opportunity होगी, merger acquisition में फायदा होगा, better investment protection, reduce cost, creating bonding. There are a lot more benefits are there. आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग? तो आपको बहुत सिंपली तरीके से, बहुत सिंप्लीफाई मैनर में इसको करना है। बताइए क्या क्या एडवांटेज है अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मैम सबसे बड़ा फायदा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम आती है। बहुत सिंपल तरीके से याद करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम आती है, प्रेस्टीज अच्छी होती है, पब्लिसिटी होती है, और मैम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रहती है क्योंकि अदर कंट्रीज के भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा शेयर होल्डर बेस बढ़ जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन रहती है, डिवीजन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर एंड कंपनी, उसके हिसाब से। तो अदर बेनिफिट्स भी हैं। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आप इतना लिख देते हो, मैंने बताया ना आपका सिंप्लीफाई क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है,
बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो ये 4 पॉइंट तो नहीं, पर 5 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। अब हम बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 की ओर, और टॉपिक नंबर 2 है हमारा सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड। सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद इसका एक पूरा चार्ट ड्रॉ करेंगे, और फिर उस चार्ट से पूरा का पूरा टॉपिक हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। जब हमारा एग्जाम होगा तो फिर हम फटाफट से इस चार्ट से ही रिवीजन कर लेंगे। चलिए जी बच्चों, अगर सिंगापुर एक्सचेंज के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं, टॉपिक नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड की बात करूं, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड जो है ना, वो एशिया का की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर है विद अ वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड फास्ट टू फास्ट मार्केट सर्विसेज। क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा सा समझाती हूं मैं आपको। ये पहले लाइन ना मुझे लिखनी होगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज बेस के लिए बताती हूं। नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता देती हूं। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ताकि हम उसे समझ सके। सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड why listing on Singapore Stock Exchange, शॉर्टकट में लिखा मैंने। क्यों है ऐसा, तो देखो, लिखना मुझे इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में थोड़ी क्लैरिटी से आए, और मैं विद लॉजिक आपको बताऊंगी कि क्यों जाते हैं वहां पे लिस्टिंग के लिए। एशिया की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर with a wide range of innovative products and fast to market services. इसका मतलब समझते हैं। एशिया की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर विद अ वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट। इट मीन्स इनके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है और फास्ट टू मार्केट सर्विसेज। इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स आइडियाज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअलिटी, फास्ट वे टू कन्वर्ट योर प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड। मतलब मार्केट में लेके आने में बहुत जल्दी ये करते हैं, बहुत जल्दी फाइनली मार्केट में लेके आते हैं। मैं बताती हूं इसका क्या क्या लॉजिक है, क्यों इस पे लिस्टिंग के लिए जाते हैं, और इसका लॉजिक मैं बताती हूँ। एशिया की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर विद अ वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड फास्ट टू फास्ट मार्केट सर्विस। पहला लॉजिक इसका बताती हूं, इंटरनेशनल लिस्टिंग हब। इंटरनेशनल लिस्टिंग हब। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग आप जानते ही हो कि मैं एक छोटे से एग्जांपल लेती हूँ इंडियन ट्रेडिशन का। लोग चांदनी चौक साड़ी खरीदने क्यों जाते हैं? कोई तो पर्पस होगा, कोई तो लॉजिक होगा कि जब कोई मैरिज या कोई बड़ा फंक्शन होता है जिसमें 100, 200, 300, 400, 500 ये बहुत अच्छी क्लास की साड़ी चाहिए होती है, तो गो फॉर चांदनी चौक। व्हाई यू गो फॉर चांदनी चौक? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्यों जाते हैं? द लॉजिक इज वेरी क्लियर, क्योंकि वो हब है। देखिए पहला पॉइंट, इंटरनेशनल लिस्टिंग हब। अगर इंटरनेशनल लिस्टिंग हब की बात करें, दिस इज द बेस्ट प्लेस। ये एक बेस्ट प्लेस मानी जाती है
business dynamic word. Financial hub, estimated total assets, more than Singapore dollar, $2.4 ट्रिलियन। देख रहे हो आप कितना बड़ा अमाउंट है। इंटरनेशनल लिस्टिंग हब है भाई ये। डायनामिक वर्ड, फाइनेंशियल हब, टू डू बिजनेस इन अ डायनामिक वर्ड, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स मोर देन सिंगापुर डॉलर 2.4 ट्रिलियन। दूसरे पॉइंट समझिए, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, इनकी वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी है, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी है इनकी टर्मिनल्स की अगर हम बात करें। स्ट्रॉन्ग पोजीशन एशियाज रिस्क मैनेजमेंट सेंटर, SGX offer trading and settlement, in dual currency। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इन ड्यूअल करेंसी, डबल करेंसी में इनके यहां ट्रेडिंग होती है। रिस्क मिनिमाइज। अब देखिए, अगर अब हम देखें यहां पे थोड़ा सा पॉइंट समझिए, वाई लिस्टिंग गो फॉर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे हम क्यों ट्रेडिंग कराने जाएं। देखिए, एक तो वहां पे बहुत बड़ा हब है, और जहां हब होता है वहां आपके पैसे डूबने के कोई चांस नहीं होते, कोई ना कोई तो खरीदार होगा ही ना। जहां बड़ी मार्केट होती है वहां ज्यादा कस्टमर होता है, कभी भी देख लेना। जहां जितनी बड़ी मार्केट होगी वहां उतना ज्यादा कस्टमर होगा, आप कभी भी देख लेना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, नेहरू प्लेस से क्यों जाते हैं कंप्यूटर काम के लिए। दिल्ली में नेहरू प्लेस एक जगह है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर के हैं, मुंबई के हैं, कोलकाता के हैं, जयपुर के हैं, या इंदौर के हैं, या कहीं के भी है। मैं बता देती हूँ आपको, दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस, वहां पे कंप्यूटर की बहुत सारी शॉप्स हैं, नए पुराने जैसे भी आपको चाहिए सब कुछ मिलता है उधर। ऐसी दिल्ली के अंदर एक चांदनी चौक जगह है, वहां पे साड़ी चाहिए आपको 10,000 की चाहिए, 50,000 की चाहिए, 100 रुपए की चाहिए, 1 लाख की चाहिए, आपको सब मिलेगी। वहां पे इतनी शॉप्स है कि हर गली में 10, 15, 20, 25, 30 पता ही नहीं कितनी दुकानें हैं। शॉप से शॉप से शॉप से शॉप से वहां क्यों जाते हैं? वहां क्यों? वहां पे कस्टमर भी ज्यादा है, दुकानें ज्यादा तो कस्टमर भी ज्यादा है, और वहां के रेट्स भी सही है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। दूसरी बात, लक्ष्मी नगर कोचिंग करने क्यों आते हैं? कोचिंग ही कोचिंग है, कोचिंग ही कोचिंग है, कोचिंग ही कोचिंग है, तो यहां पे स्टूडेंट बेस भी ज्यादा है, ये और नो। तो इसीलिए जहां मार्केट बड़ी होती है वहां कस्टमर बेस ज्यादा होता है, खरीदने वाले भी ज्यादा हैं, बेचने वाले भी ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट सेंटर। दिक्कत वहां होती है जहां कोई खरीदार ही नहीं है, लिक्विडिटी ही नहीं है। लेकिन ये इंटरनेशनल लिस्टिंग हब है, इनकी एसेट साइज बहुत बड़ा है, और दूसरी बात, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी इज देयर, स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन एशियाज रिस्क, हाउ टू मैनेज द रिस्क। सारी कहानी तो रिस्क की है, शेयर्स बोले तो रिस्क, सिक्योरिटीज बोले तो रिस्क, हर कोई तो रिस्क से ही डर रहा है। और यहां पे इजिली क्या कर पा रहे हैं, ये रिस्क को क्या कर पा रहे हैं, मिनिमाइज कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पोजिशन है उनकी उस काम में। और दूसरी बात, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं एसजीएक्स ऑफर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इन ड्यूअल करेंसी, डबल करेंसी में ये सेटलमेंट कर देते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक फायदा हुआ सिंगापुर एक्सचेंज पे जाने का, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे जाने का। ये मैंने आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बहुत सारे पॉइंट आपको इसमें समझ में आएंगे। SGX is a Asia key risk management center with a wide range of innovative product and fast to market services. Fast to market services का मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट जल्द से जल्दी अगर रॉ में है तो उसे कैसे आप मार्केट में लेके आते हो। सिंगापुर इज वन ऑफ द फ्यू एशियन कंट्रीज विद अ AAA रेटिंग। इट्स अ वेरी गुड रेटिंग एज अ लिस्टिंग डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल कंपनीज। फ्लेक्सिबिलिटी है कंपनी के लिए। अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल for company with diverse backgrounds to source for public financing in Singapore. अब देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से लिस्टिंग होती है, तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। एक तो यहाँ पे मेन बोर्ड है और एक कैटलिस्ट है। दो तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग कराते हैं, एक तो मेन बोर्ड है और दूसरा क्या है, कैटलिस्ट है। टू लिस्टिंग प्रोसेस एट सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, मेन बोर्ड लिस्टिंग प्रोसेस एंड कैटलिस्ट लिस्टिंग प्रोसेस। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें हाउ टू गेट लिस्टेड ऑन SGX मेन बोर्ड एंड हाउ टू गेट लिस्टेड ऑन SGX कैटलिस्ट। ठीक, लेकिन 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 अभी जैसे हमने बताया यहाँ पे दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके बताना जरा। एक तो यहाँ पे मेन बोर्ड है और दूसरा यहाँ पे कैटलिस्ट है। आप पहली बार ये सब सब्जेक्ट ही पहली बार पढ़ रहे हो तो चीजों की ना नॉलेज भी होनी चाहिए, थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। उसके लिए मैं डिफरेंस बताती हूं, मेन बोर्ड में और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो पहले डिफरेंस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले मैं इन दोनों की लिस्टिंग प्रोसेस की अगर बात करें, आप जब वेबसाइट पे भी जाओगे ना, आप उधर खोलोगे ना सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे इसी तरीके से आएगा कि लिस्टिंग के दो प्रोसेस हैं। एक कौन सा है आपका मेन बोर्ड और दूसरा आपका क्या है, कैटलिस्ट। One is a main board and second one is a catalyst. Now what is the difference between a main board and a catalyst? अगर main board और catalyst के बीच में क्या अंतर होता है। मैम आपने तिरछी लाइन कीजिए। भैया मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा ड्राइंग में दिक्कत है। अगर ड्राइंग अच्छी होती तो फिर आर्ट से ड्राइंग ही करते। चलिए मेन बोर्ड और कैटलिस्ट के बीच में अंतर समझते हैं। अगर मेन बोर्ड की हम बात करें, मेन बोर्ड लिस्टिंग, MB लिख दूं मैं यहां पे, इज रिव्यू एंड अप्रूव्ड and monetary authority और यहां पे जब लिस्टिंग कराते हैं तो थ्रू द इशू मैनेजर्स। लेकिन यहां पे स्पॉन्सर्स होते हैं कैटलिस्ट में। लिस्टिंग इज सुपरवाइज्ड and approved by अपॉइंटेड स्पॉन्सर। एक्चुअली यहां पे जो आपको लिस्टिंग करानी होती है वो किसके थ्रू जाते हैं, इशू मैनेजर्स, और यहां पर होते हैं अपॉइंटेड स्पॉन्सर्स, राइट। उसी के साथ साथ ये किस तरीके के स्पॉन्सर्स होते हैं, इशू मैनेजर्स कौन होते हैं, वो पूरा भी हम देखते हैं। इनकी अपनी एक रूल बुक होती है।
मतलब रूल बुक मतलब उसमें पूरे रूल्स होते हैं, इसमें भी अपनी इसकी एक अपनी अलग बुक रूल बुक है, उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ किस तरीके से वहां पे अगर आप देखोगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। लिस्ट ऑफ कैटलिस्ट कंपनी, लिस्ट ऑफ कैटलिस्ट कंपनी को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रही हूं, एक तरफ होता है कंपनी का नाम, दूसरा होता है स्पॉन्सर, तीसरा होता है स्टेटस, एक्टिव है या नहीं है, स्टार्ट डेट, एंड देन एंड डेट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, 3C एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम, 3C एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम, इसकी स्पॉन्सर की अगर हम बात करें तो सपोज करो वो है CIMB बैंक, बेरेंड, CIMB बैंक। स्टेटस क्या है, करंट में है, करंट है, और स्टार्ट डेट थी 6 फरवरी सपोज 2015। अच्छा, एंड डेट क्यों नहीं है? एंड डेट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो करंट में है। अगर यहां पे पास्ट होता, मतलब पहले होती तो डीएक्टिवेट, तो यहां पे एंड डेट भी आती। दूसरा एग्जांपल दे रही हूं, 800 सुपर कंपनी, और इनका स्पॉन्सर है प्राइम पार्ट, इनका स्टेटस है सपोज करो पास्ट। इट मीन्स इन्होंने जो स्टार्टिंग करी थी 15 जुलाई एंड द ईयर इज 2011, और इनका लास्ट है 26 मई एंड द ईयर इज 2019। तो यहां पे दोनों डेट इसलिए आई, क्यों? क्योंकि स्टार्ट डेट उनकी ये थी और एंड डेट ये है, और पास्ट में रही है, करंट में नहीं है। तो क्या होता है कि अगर कैटलिस्ट पे जाना है तो कैटलिस्ट पे जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्पॉन्सर के थ्रू जाना होगा, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। और अगर आपको मेन बोर्ड पे जाना है तो उसके लिए आपको इशू मैनेजर्स का रुख करना होगा, ठीक है ना। उसी के साथ साथ ये तो मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। जितने आईपीओ वगैरह जो आते हैं, जितने भी आईपीओ आते हैं वो कैटलिस्ट के थ्रू ही आते हैं, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग जो होती है वो कैटलिस्ट के थ्रू ही होती है। तो देखते हैं अबाउट मेन बोर्ड। अब ये तो समझ में आ गया, दो है, एक मेन बोर्ड है, लिस्टिंग प्रोसेस दो तरीके की, या तो मेन बोर्ड, दूसरा कैटलिस्ट। मेन बोर्ड में इशू मैनेजर्स के थ्रू जाते हैं और कैटलिस्ट में स्पॉन्सर के थ्रू। और स्पॉन्सर जो बनते हैं ना, उनको भी सिंगापुर एक्सचेंज, जो फर्म स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करती है उनको भी वहां की रेगुलेटरी नॉर्म्स क्लियर करने पड़ते हैं, तभी जाके वो स्पॉन्सर बन पाते हैं और अपनी फीस लेते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा मेन बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। सिंगापुर ऑपरेट अ प्रीडोमिनेंटली डिस्क्लोजर बेस्ड regime for capital market. SGX listing rules augment disclosure based. It means यहाँ पे disclosure based की बात हो रही है। High baseline admission. Admission is not an easy task. High baseline admission and standard and continuing requirement for issuers. It means आपको जब एंट्री करनी है तब भी रिक्वायरमेंट है और उसके बाद भी आपकी कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। अ कॉर्नर स्टोन, सॉरी, a cornerstone of regime is to require listed issuer to make timely disclosures of all important information which are directly affect the decision maker of company. Material information are very important informations to the marketplace. Our requirement are benchmark against international standard and in line with best practice from developed jurisdiction. टीम रिव्यू लिस्टिंग एप्लीकेशन, जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी टीम उसे रिव्यू करती है। आइदर जो इशुअर है क्या वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमने दे रखी है वो पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। रेगुलेटरी टीम रिलाइज ऑन ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद वहां पे उनकी जो रेगुलेटरी टीम है वो कंपनी का क्या करती है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बाय इशू मैनेजर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमाइन एप्लीकेंट सुटेबल और नोट। इट मीन्स वहां पे एंट्री करने से पहले
पहली बात तो डिस्क्लोजर बेस्ड रिक्वायरमेंट है, दूसरी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है, तीसरी कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट है, टाइमली डिस्क्लोजर से, और जो अप्लाई करेगी कंपनी इशूअर उसको पहले क्रॉस चेक किया जाएगा क्या वो पूरे नॉर्म्स क्वालिफाई कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। उसकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाएगी, कंसिडर की जाएगी। उसी के साथ साथ ड्यू डिलिजेंस, जो इशू मैनेजर होंगे, मैंने बताया था कि मेन बोर्ड में इशू मैनेजर्स होते हैं, वो फिर उसको कंसिडर करेंगे और देन उसको चेक करेंगे कि सुटेबल है या सुटेबल नहीं है। अगर कैटलिस्ट की, आप दिल थाम के बैठिए, ये सारी चीजें मैंने अभी बताई हैं, अभी मैं ये सब चीजें नोट भी कराऊंगी, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट। About Catalyst, unlike issuer listed on main board, Catalyst companies are directly supervised by sponsors. It means इनको directly supervise कौन करते हैं? Sponsors. स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? स्पॉन्सर भी एक्चुअली कंपनी होती है, जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल देके आपको बताया था, जैसे हमने यहाँ पे स्पॉन्सर लिया था, प्राइम पार्ट है, CIMB बैंक है, सिंगापुर की कंपनी। तो ये क्या है? कंपनी ही होती है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनीज and experience in corporate finance and compliance advisory work. They are authorized. इनको जो अथॉरिटी मिलती है और रेगुलेट करता है वो ऑटोमेटिकली सिंगापुर एक्सचेंज थ्रू स्ट्रिक्ट एडमिशन क्राइटेरिया एंड कॉन्टिन्यूइंग ऑब्लिगेशंस। इतना आसान नहीं है स्पॉन्सर बनना। देन SGX कंटिन्यू टू रेगुलेट इशूअर थ्रू इट्स रूल्स। जो SGX है ना, अब उस जो रेगुलेट करते हैं इशूअर्स को, इशूअर मतलब कंपनी को, यहाँ पे तीन चीज होगी ना, एक स्टॉक एक्सचेंज हो गया, स्टॉक एक्सचेंज 1, number 2 sponsor, and number 3 issuer. Continuing obligation, it also retain the power to discipline where is a rule breach. Now आगे कहते हैं दो प्रोसेस हैं, वन इज अ मेन बोर्ड, सेकेंड वन इज अ कैटलिस्ट लिस्टिंग प्रोसेस। कैटर टू नीड ऑफ एस्टेब्लिश एंटरप्राइज, इट मीन्स अगर हम मेन बोर्ड की ओर जाएंगे तो वहां पे जो पहले से ही एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश है, पुरानी एंटरप्राइजेस हैं, मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनी एंजॉय प्रेस्टीज ऑफ एस्टेब्लिश मार्केट प्लेस। एंड यहाँ पे जो एसेस करेंगे वो वाइड रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। कुछ इस तरीके की कहानी नहीं होगी जैसे हमारे यहाँ पे NSE का मेन बोर्ड होता है, सेमी एक्सचेंज होता है। मेन बोर्ड एक तो मेन प्लेटफॉर्म होता है, NSE BSE के मेन प्लेटफॉर्म है, और दूसरा क्या है आपका स्मॉल प्लेटफॉर्म है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपना डिस्टिंग्विश कर रखा है कि जो एस्टेब्लिश कंपनी है गो फॉर द मेन लिस्टिंग प्रोसेस, मेन बोर्ड, एंड अगर अभी इनिशियल स्टेज में IPO वगैरह ला रहे हैं तो वो किस में जा सकते हैं? कैटलिस्ट लिस्टिंग प्रोसेस। Cater the need of fast-growing enterprise seeking a primary listing on Catalyst must be brought to list by authorized sponsor, IPO and reverse takeover. Various conditions जैसे pre-tax profit, offer size, public float need by the company desire to list it on SGX. अब मैंने जितना आपको पढ़ाया उसका पूरा A to Z हम लोग क्रक्स बनाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से, राइटिंग उतनी सुंदर नहीं है प्लीज सॉरी, बट आप अपना अच्छा लिख सकते हो। चार्ट बनाएंगे हम लोग पूरा। हम ये क्या कर डाला, ऑटो सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड। स्टार्ट करें। इस टाइप से पेज को लेना है, इस टाइप से, ऐसे नहीं, ऐसे। शॉर्टकट लिखूं, SGX चलेगा ना? यस मैम चलेगा। SGX एशिया की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर। with a wide range of innovative product and fast to market services.
रेटिंग क्या है? Flexible for companies. Reason, requirements are very less. Diverse background. To source for public financing. इन सिंगापुर। बेटा मेरी या हमारी इंस्टीट्यूट की क्लासेस में थोड़ा टाइम लगता है, बट चीजें ऐसी हो जाती हैं जो 100% हो जाती हैं। फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बार मेहनत कर लो, ढंग से कर लो। वी बिलीव इन गुड स्ट्रैटेजीज। शॉर्टकट नहीं, मेहनत लगती है, लेकिन एक बारी ऐसी तोप तैयार हो जाएगी जो एग्जाम को उड़ा देगी। हाँ चलिए। अच्छा, यहां पे लिस्टिंग प्रोसेस कितने तरीके की, अब तुम मेरे साथ बनवाओ ना चार्ट, चुपचाप बैठे हो। लिस्टिंग प्रोसेस यहां पे मैम 2 तरीके के हैं। एक है मैम मेन बोर्ड, दूसरा है मैम कैटलिस्ट। मैम एक है मेन बोर्ड और दूसरा है मैम कैटलिस्ट। ओके, तो मैम इन दोनों के बारे में बता दीजिए प्लीज। अगर भाई और बहनों, मित्रों, सखियों, मेन बोर्ड की बात करें और अगर कैटलिस्ट की बात करें मित्रों, तो इसमें ये जो कैटर करती हैं, कैटर नीड ऑफ एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइजेस, established enterprises। कैटलिस्ट में cater to the needs of fastest growing companies, fast growing enterprises। ओके मैम। प्रेस्टीज की बात होती है यहां पे, ऑफ एन एस्टेब्लिश मार्केट प्लेस। ओके मैम। एसेस टू द widest range of institutional, institutional, institutional and retail investors। Primary listing on Catalyst, must brought to list by authorized sponsor। जैसे कि आईपीओ, रिवर्स टेकओवर एक्सेट्रा।
ओके। उसी के साथ साथ मेन बोर्ड में इशू मैनेजर्स होते हैं, और यहां पे कौन होता है कैटलिस्ट में, जल्दी बताइए। स्पॉन्सर। अच्छे स्पॉन्सर होता कौन है वैसे? क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनीज। अच्छा, इन्हें रेगुलेट कौन करता है? मैम जी इनको रेगुलेट करता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं इनके। कॉन्टिन्यूस नॉर्म्स होते हैं। इस तरीके से हम इसे कवर कर सकते हैं। हालांकि अभी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पूरा नहीं हुआ है, अभी इससे आगे हमें इसमें यह देखना है कि यहां पे लिस्टिंग किस तरीके से कराई जाती है। हाउ टू गेट लिस्टेड ऑन सिंगापुर एक्सचेंज मेन बोर्ड, किस तरीके से लिस्टिंग होती है और कैसे कैटलिस्ट में कैसे होती है, ये दोनों हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा नेस्डेक, और नेस्डेक का भी हम ऑटोमेटिकली एक क्रक्स मेंटेन करेंगे ताकि आखिरी वक्त में हमारे काम आए, लास्ट मोमेंट पे। चलिए, मैं चाहती हूं एक बार पूरा चैप्टर जितना हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लें। अभी तक जो पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 4 मिनट के अंदर अंदर हम इसे रिवाइज करते हैं। चलिए, अब जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे भाइयों और बहनों मित्रों। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक था इंटरनेशनल लिस्टिंग। इंटरनेशनल लिस्टिंग का मतलब होता है मैम, इंटरनेशनल लिस्टिंग का मतलब होता है कि जिस कंट्री में कंपनियां हैं उसके अलावा दूसरी कंपनी में अगर लिस्टिंग कराने जाते हैं तो उसे बोलता है इंटरनेशनल लिस्टिंग। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी रही है जिन्होंने इंटरनेशनल लिस्टिंग कराई है मैम। और उसी के साथ साथ अगर नाम बता दो डॉक्टर रेड्डी, एग्जाम में ऐसी चीजें लिखने से नंबर मिलते हैं, लगता है बच्चों को नॉलेज है। डॉक्टर रेड्डी लैब्स है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, स्टेलाइट कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी, अनेकों कंपनियां जिन्होंने हिंदुस्तान के अलावा भी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज मतलब अपनी कंट्री के अलावा दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टिंग कराई, इसे बोलता है इंटरनेशनल लिस्टिंग। मैम, इसके अनेकों फायदे। इंटरनेशनल लिस्टिंग अगर हम कराते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमारा शेयर होल्डर बेस एक्सपेंड होता है। ऐसे पॉइंट्स याद रखो, जल्दी याद हो। क्यों होता है? क्योंकि इंडिया के भी हो जाते हैं, बाहर के भी हो जाते हैं। उसी के साथ मैम ड्यूअल करेंसी में कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, सेटलमेंट होता है। दूसरी चीज हम कह सकते हैं पब्लिसिटी मिलती है मैम, प्रेस्टीज बढ़ती है मैम। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारा ग्रेटर लिक्विडिटी रहती है, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम, सबसे बड़ी बात लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है। देयर आर लॉट मोर एडवांटेजेस। उसके अलावा अदर एडवांटेजेस भी हमने देखे। इंक्रीज्ड मार्केट लिक्विडिटी क्यों? अलग अलग टाइम जोन पे अलग अलग करेंसी में ट्रेडिंग हो रही है। नेक्स्ट वन इज मार्केट सेगमेंटेशन, डिवीजन ऑफ मार्केट टू कैटर अकॉर्डिंग टू द नीड्स। नेक्स्ट वन इज अगर हम बात करें कैपिटल नीड्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वाइडर शेयर होल्डर बेस, बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। क्यों जल्दी बताइए। क्योंकि जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे वहां पे आपको क्या करानी पड़ेगी, वहां के रेगुलेटरी नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, तो उससे इन्वेस्टर को सेटिस्फेक्शन रहेगा। उसी के साथ सिक्योर क्लियरिंग एंड अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर। देन हमने स्टार्ट किया सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। मैम कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एशिया का रिस्क मैनेजमेंट सेंटर है। क्यों है वो मैंने आपको लॉजिकल विद नॉलेज के साथ बताया था। और विद नॉलेज के साथ मैं अगर बताऊं तो क्यों हम सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा, इंटरनेशनल लिस्टिंग हब है, बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस इन अ डायनामिक वर्ल्ड, फाइनेंशियल हब है, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स मोर देन दी सिंगापुर डॉलर 2.4 ट्रिलियन, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन एशियाज रिस्क मैनेजमेंट है, एंड सिंगापुर ऑफर ट्रेडिंग सेटलमेंट इन ड्यूअल करेंसी। These are the logics which are basically attracting the issuer companies. मैम यहाँ का जो प्रोसेस है, अगर प्रोसेस की बात करें, सिंगापुर ये एशिया रिस्क मैनेजमेंट सेंटर में हमने बताया। इसकी रेटिंग की बात करें, ट्रिपल रेटिंग है, सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्म से हमने अपने चार्ट में लिखा। इसमें लिस्टिंग के 2 प्रोसेस, एक मेन बोर्ड है, दूसरा कैटलिस्ट है। मेन बोर्ड में इशू मैनेजर्स के थ्रू जाते हैं। मेन बोर्ड के अंदर एस्टेब्लिश कंपनीज जाती है। यहाँ पे नॉर्म्स जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिंजेंट होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, डिस्क्लोजर बेस्ड होते हैं। और उसी के साथ साथ मैम कहीं ना कहीं हमें कॉन्टिन्यूस बेसिस यहाँ पे डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो एप्लीकेशन हमारी रिव्यू की जाती है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की टीम के द्वारा। अगर हम उसके नॉर्म्स पूरे करते हैं तो मान लिया जाता है कि ठीक है, तुम एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के लिए ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करता है इशू मैनेजर।
देन आपकी सुटेबिलिटी चेक होती है। उसी के साथ साथ मैम अगर मेन बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे एस्टेब्लिश कंपनी जाती है, वाइडर बेस रहता है और एक अच्छी प्रेस्टीज बनती है। अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से मैम, जैसे इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी, उनके एक स्मॉल प्लेटफॉर्म भी होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के अंदर आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको स्पॉन्सर के थ्रू जाना पड़ेगा। स्पॉन्सर मैम ये क्या भला है, क्या किस तरीके की चीजें स्पॉन्सर कुछ नहीं है बेटा, कंपनी है और ये एक प्रोफेशनल कंपनी है जिनको रिस्क मैनेजमेंट में एक अच्छी नॉलेज, एक्सपर्टाइज, कंप्लाइंस है और ये स्पॉन्सर्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करती है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कैटलिस्ट में सेकंड हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो कैटलिस्ट है। इनकी दोनों की अपनी रूल बुक है, मेन बोर्ड की भी और कैटलिस्ट की भी। कैटलिस्ट में आप स्पॉन्सर के थ्रू जाओगे और मेन बोर्ड में आप इशू मैनेजर्स के थ्रू जाओगे। कैटलिस्ट में स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट होती है, स्टेटस होता है, करंट है, पास्ट है। उसी के साथ कैटलिस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो आईपीओ या फिर रिवर्स टेक ओवर वगैरह, या हम कह सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज आती हैं। इसके अलावा भी हमारा बचा हुआ है टॉपिक मैम, अभी हमारा हाउ टू गेट लिस्टेड ऑन एसजीएक्स मेन बोर्ड और कैटलिस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ चलिए वीर तुम पढ़े चलो।